नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। सीएम भूपेश बघेल के करीबी अफसरों के ठिकानों पर आज सुबह ईडी की रेड हुई और इस तरीके से फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हालांकि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ दिनों बाद ईडी की जो छापेमारी है वो छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है और आज वही सुबह से दृश्य देखने को मिल रहा है। ईडी ने तमाम ठिकानों पर जो है महत्वपूर्ण, उनमें से 12 ठिकाने, उसमें कई अफसर भी हैं जो माने जाते हैं सीएम भूपेश बघेल के बहुत करीबी, उनके ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर हम जुड़ेंगे हमारे साथी वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी से और जानेंगे कि कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है और आज उनकी बात वो सच साबित हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा था कि ईडी की कार्रवाई देखी जा सकती है और आज देखने मिल रही है, यानी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। ये अभी थोड़ा सा अपडेट भी मैं देना चाहता हूं, पर ये मंगलवार के राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और ये वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी अब खुल चुके हैं। कुछ व्यवसायी भी है, कुछ सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के कुछ नेताओं के ठिकानों पर भी अभी छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी की खबर आते ही अभी पूरी तरह से अब देखना चाहे तो उच्च स्तर सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है, अभी जिस तरीके से ग्रुप में आया उस तरीके से, कि ईडी ने आज सुबह जो राज्य के रायपुर, रायगढ़, महामसूद और कोरबा समेत अन्य जिलों में छापेमारी की कार्यवाही शुरू की है। और ये कार्यवाही कहां, किसके वहां हो रही है, उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स आई है शोभित, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर जो छापेमारी की है उनमें से एक जो है वो जिलाध्यक्ष भी है और सरकार के करीबी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का भी नाम शामिल हुआ है, व्यवसायी है और कांग्रेस के नेता भी इसमें बहुत शामिल है। और जो ये पूरे छापेमारी है और ये छापेमारी के संबंध में ईडी ने किसी भी अधिकारी के अभी तक पुष्टि नहीं की थी, पर अब पुष्टि हुई है। इससे पहले सितंबर में भी आयकर विभाग ने राज्य में इस्पात और कोयला व्यवसाय से जुड़े व्यावसायिकों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। यानी आप देखिए कि सबसे पहले ये व्यवसायी को वहां पे छापेमारी की गई थी। अब ये साल जून और जुलाई में आयकर विभाग ने कांग्रेस शासित ये पूरा जो छत्तीसगढ़ है उसमें कोयला व्यापारी, क्योंकि कोयला से रिलेटेड बहुत सारी सुर्खियां आती रहती है शोभित, उस तरीके से अब ये आयकर विभाग अब कोयला व्यापारियों के वहां पे गए और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के परिसर में ये पहला नाम खुला है और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अधिकारी के घर समेत कई जगहों पर अभी तलाशी ली गई थी। और छापेमारी के बाद तिवारी ने दावा किया था कि आयकर विभाग ने अधिकारियों ने उनसे कहा था कि अगर वे राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायक के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हैं तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी ये छापेमारी और ये दोनों चीजों की बात करें शोभित तो ये दोनों रिलेटेड चल रही है। और ईडी ने जो अधिकारी के वहां छापे मारे उनकी भी लिस्ट सामने आई है। सीओ में उप सचिव सौम्या चौरसिया है, फिर सीए विजय मालू देवेंद्र नगर रायपुर के है, फिर रायगढ़ कलेक्टर रानू शाह और अग्री चंद्रशेखर, ये सब नाम सामने आए हैं। सूर्यकांत तिवारी भी है और साथ में खनन प्रमुख आईएएस जेपी मौर्य रायपुर महासुदन में इन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। विकास निगम अध्यक्ष और पूर्व विधायक अग्नि चंद्रशेखर लक्ष्मीकांत तिवारी, अजय नायडू जो सूर्यकांत तिवारी के करीबी है, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बादल मक्कड़ रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, सनी लुनिया जो है उनसे पहले आयकर विभाग ने भी इस साल जून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में तैनात उप सचिव जो उप सचिव है उनका नाम है सौम्या चौरसिया के 2 ठिकानों समेत 7 जगहों पर छापेमारी की थी। और ये अभी की जो छापेमारी है अन्य 5 ठिकाने बिजनेसमैन सूर्यकांत तिवारी से भी जुड़े थे। आयकर विभाग ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, महासुदन और कुछ अन्य जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन की थी। और जिस तरीके से अभी आयकर विभाग और ईडी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वापस एक्टिव हुई है तो आज शाम तक बहुत बड़े नाम भी और खुल सकते हैं, बहुत बड़े व्यवसायिकों के नाम खुल सकते हैं, क्योंकि
शोभित, जिस तरीके से सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते पर ईडी की रेड की बात करते हैं, तो जब ईडी की रेड कंटिन्यू होती है तो उसमें जितने भी लोग हैं उनके नाम और प्रॉपर्टी और वो शाम तक कुछ ना कुछ बड़ी खबर आ भी सकती है और इस पे बहुत बड़े लोगों का शामिल होना भी तय है, क्योंकि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा था कि ईडी की छापेमारी हो सकती है, यानी अंदेशा था किसके वहाँ क्या होने वाला है। ये मैं तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल कहा और आज छापेमारी हुई, यानी कुछ ना कुछ लिंक है। और पिछले कुछ टाइम में भी उनके बहुत करीबी लोगों के वहाँ पे भी छापेमारी हुई थी, फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ईडी की जो प्रोसेस है उसको देखा जाए तो जो छापेमारी अभी चल रही है, ये छापेमारी में और भी नाम खुल सकते हैं, बड़े नाम खुल सकते हैं, बड़े लोग का चेहरा सामने आ सकता है। और सिर्फ देखना ये रहेगा, क्योंकि शोभित कई बार ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, पर उसके नतीजे क्या थे वो हम देख चुके हैं कई बार कि इसके नतीजे क्या आते हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, कई नाम खुलते हैं, कई नाम नहीं खुलते हैं। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े नाम खुलेंगे और बहुत बड़ा कौभांड या स्कैम जो भी है वो सामने आ सकता है। जी शोभित। बिल्कुल निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि जो जांच एजेंसियों के द्वारा विगत कुछ महीनों में लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही थी, वो अपने आप में ही उस पर विपक्षी दल थे। उन्होंने एक आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान सरकार है वो अब अपने हथकंडे को अपनाने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कह सकते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बैक टू बैक अभी भी ईडी की कई जगह छापेमारी कुछ दिनों पहले देखी गई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते तो वहां पर भी छापेमारी देखी गई थी। तो निश्चित ही तौर पर ये अपने आप में एक अलग हो जाता है और विपक्षी जो खेमा है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हमको टारगेट करने के लिए, विपक्षी एकता को समाप्त करने के लिए अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है लगातार। और आगे क्या कुछ दृश्य देखने को मिलेगा, इसका भी जिक्र हम अपने जो कार्यक्रम है उसके द्वारा करते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। केजरीवाल का गुजरात दौरा कितना अहम साबित हुआ है? इस बार क्या गुजरात के दौरे से आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ कमाल दिखा पाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तकरीबन 15 या 10 दिनों में एक बार उनका गुजरात दौरा होता हुआ देखा जाता है। कभी उनके साथ राघव चड्ढा की उपस्थिति होती है, कभी उनके साथ भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको देखा जाता है। और वो इस बात का जिक्र करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं कि अगर गुजरात की जनता आशीर्वाद के रूप में उन्हें सत्ता सौंपती है तो इस बार निश्चित ही तौर पर गुजरात का विकास होना स्वाभाविक है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हो पाया। ऐसा आरोप है अरविंद केजरीवाल का। और इसी मुद्दे पर फिर से जुड़ेंगे अपने साथी वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी से और जानेंगे कि गुजरात दौरे में केजरीवाल की जो ताकत है वो कितनी बढ़ रही है, बढ़ भी रही है या कम हो रही, क्योंकि आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और गुजरात की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिदृश्य अरविंद केजरीवाल का किस तरीके का है गुजरात दौरे को लेकर। शोभित, सबसे पहले बता दूं कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और भगवंत मान, आप तीनों ने जो नाम लिया, आपने ये तीनों के नाम लिए, वो अभी जिस तरीके से पंजाब में उन्हें जिस तरीके से पूरी जीत मिली, दिल्ली मॉडल मिला, फिर ये बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स इकट्ठा किए स्कूल के, मोहल्ला क्लिनिक के, और वो सब फ्री बिजली और ये सब, ये हमने पहले बात की थी। अभी उसको विस्तार से ले तो जितनी बार केजरीवाल आए हैं, राघव चड्ढा जी आए या फिर भगवंत मान आए, तब कुछ ना कुछ नया देखने मिला है। और मैं ये कहने में थोड़ा सा भी असमंजस नहीं होऊंगा कि जिस तरीके से बीजेपी जो कैंपेनिंग करती थी, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती थी और जिस तरीके से लोग की लोक चाहना अब आप में दिख रही है, और जिस तरीके से राघव चड्ढा, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि हमारी लोक चाहना बढ़ते ही भाजपा डर चुकी है, ये वर्ड उनके है। पर शोभित, मैं बहुत नजदीक से अभी गुजरात का ये दौरा देख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का, राघव चड्ढा कल भी है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग उनकी रैलियों में जा रहे हैं। ये एकदम ग्राउंड लेवल की बात इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि लोग अब बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। जो मोदी मैजिक पहले जो वर्ड था गुजरात में कि मोदी मैजिक चल रहा है, उसी तरीके से अभी देखने जाए तो आप मैजिक चल रहा है, केजरीवाल मैजिक चल रहा है।
क्योंकि आप समझो कि जो 27 साल से जो गढ़ पे लोग राज कर रहे हैं वहां पे ही अगर कोई पक्ष विपक्ष आता है या उनका कॉम्पिटिटर आता है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। वहां पे कार्यालय बनता है, फिर लोग जुड़ते हैं, प्रचार प्रसार होता है। पहले 20 लोग जुड़ते हैं, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, फिर 2000। पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, राघव चड्ढा जिस तरीके से लाइमलाइट में आया है, क्योंकि लाइमलाइट में ये वर्ड इसके लिए यूज करना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी कोई अलग स्टेट में या अलग राज्य में या कहीं पे भी जाके अगर वो अपना पार्टी का प्रेजेंटेशन देती है तो लोगों को जुड़ना, लोगों से कनेक्ट होना बहुत टाइम लेता है। पर आपने ये बहुत कम ड्यूरेशन में और बहुत बड़े लेवल पे किया है। शोभित, उन्होंने ये जो जिस तरीके से बीजेपी का एक पैटर्न था, वो हर जगह पे एक पैटर्न से पूरा एक माहौल क्रिएट करता था और लोगों को साथ जोड़ता था। फिर उनकी नरेंद्र मोदी की स्पीच हो या फिर उनकी आने जाने की एंट्री या वो सब, वो एक माहौल इकट्ठा करते थे कि कोई आ रहा है। तो वहीं पे अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल ने भी सेम मॉडल, सेम चीज़ें, सेम जो उनकी स्पीच थी, फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, स्कूलों, बच्चों की पढ़ाई, ये सब जो उन्होंने पंजाब दिल्ली में किया वही गुजरात मॉडल में कर रहे हैं। पर लोग उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि एज ए वो कॉमन मैन, जिस तरीके से वो रिक्शा वाले के साथ जाना, फिर उस पर विवाद, देखो सुमित, विवाद की तो बात होती ही रहेगी, पर जिस तरीके से वो कनेक्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल का जो गुजरात के ऊपर होल्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई कार्यकर्ता गुप्त रूप से उनकी आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। ये अभी सिर्फ सुर्खियों में चल रहा है और आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ही पार्टी की हार देखना चाहता है। यानी मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी में आ पाया, क्योंकि विपक्ष पे कांग्रेस था और कांग्रेस अभी कहीं पे भी कुछ काम नहीं करा है, और उसको लेके भी अभी एकदम से याद आया तो नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा था एक लाइव में ही कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ गुपचुप के कुछ ना कुछ कर रही है, ऐसा यानी हिंट दिया है उन्होंने। यानी उसको मैं किस तरीके से देखता हूं उसकी बात करूं तो सुमित, आप एक्टिव हुआ और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी हर बार कह रहे हैं कि भाजपा डर रही है, भाजपा डर रही है, हमारे समर्थकों को हमारी रैली को देख के डर रही है। तो नरेंद्र मोदी को इस पे ये पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा शोभित कि उन्होंने एक हिंट दिया है लोगों को डाइवर्ट करने का, ऐसा मेरा सोचना है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार के साथ बैठता हूं तो वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से उनका एक है बीजेपी का, आप देखना कि कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी पक्ष विपक्ष उनके विपक्ष के है या अपक्ष के हो, कोई भी काम कर रहे हो वो उनको करने देंगे, जो भी करना हो करे। पर लास्ट में कुछ ना कुछ, जो हर बार मैं कहता रहता हूं कि बीजेपी एंड मूवमेंट पे क्या करेगी वो किसी को नहीं पता होता है, और वो हुआ। और कल ही उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अभी फिलहाल कुछ ठंड में दिख रही है, कुछ कर नहीं रही है, पर वो एक साइलेंटली वर्क कर रही है। यानी उन्होंने सबको डाइवर्ट कर दिया। अभी आपका मुद्दा है पर ये आता ध्यान में आया इसलिए बताया। और शनिवार को भी गुजरात के कई शहरों में सामने आया कि पोस्टरों को लेकर भी भाजपा पर निशान साधते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक, क्योंकि वो जो पोस्टर्स थे वो भी बहुत वायरल हुए थे अरविंद केजरीवाल के। उन्होंने एक रैली में ये भी कहा था कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ताओं मुझसे मिलते हैं और चुपके से मुझसे सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए, कुछ करने के लिए कहते हैं। यानी आप समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं उन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहना चाहता हूं को अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं। गुजरात के आदिवासी बहुत, वलसाड़ जिले में जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर जिस तरीके से ये पूरा जो बात है उसको अगर हम बीजेपी और कांग्रेस से रिलेट करते हैं तो कई वरिष्ठ नेता जो लोग सालों से कांग्रेस में थे उनको भी नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस से बीजेपी में लाई और बीजेपी में एक पद देके बैठा दिया। यानी आप समझो कि ये जो पूरा ये कहना चाहते हैं कि कई पार्टी के लोग मेरे कनेक्शन में हैं, यानी उनका इशारा कुछ और कह रहा है कि भाई कि बीजेपी के लोग भी आप में जुड़ सकते हैं। ये इशारा उनका हो सकता है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल नहीं कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें बीजेपी के अहंकार के 27 साल तोड़ने हैं। मुझे पता है कि आपके पास
आपके व्यवसाय है, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वे आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे। आप वहां रहे लेकिन गुप्त रूप से इसे हराने के लिए काम करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। अपनी पार्टी छोड़ो और आप में शामिल हो जाओ, अपनी पार्टी को भूल जाओ, केजरीवाल ने ये भी कहा था। यानी जिस तरीके से आप देख रहे हो, इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि कई लोग अभी सुर्खियाँ ऐसी चल रही है, अंदर अंदर लोगों के साथ बातचीत ऐसी भी चल रही है कि केजरीवाल कांग्रेस के लोगों को भी अपने साथ लेके आगे बढ़ने वाले हैं। यानी ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हिंट दे रहे हैं, पर लास्ट में बीजेपी क्या करेगी उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मतदाताओं से आगामी चुनाव में राक्षसों का सफाया करने के लिए आपका समर्थन करने का आह्वान किया। उसके ऊपर भी विवाद हुआ, कई लोग सामने आए। नए गुजरात के लिए सभी को एक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी की परवाह मत करो, गुजरात के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, और दावा किया कि आप एक नया तूफान, नई राजनीति, नई पार्टी, नए चेहरे, नए विचार और नई सुबह की शुरुआत करेगी। यानी ये आप देखिए कि जब बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, आज से ये मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा एक स्पीच तब मोदी जी ने भी जब सीएम थे तब भी सीएम बनने वाले थे तब भी यही स्पीच चल रही थी कि हम आएंगे, परिवर्तन लाएंगे। फिर उन्होंने भी ये कहा था। फिर वही उनके भी थोड़े थोड़े अभी नरेंद्र मोदी के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आज से 10 साल पहले भावनगर में ये था वो था। यानी सेम पैटर्न अभी आप यूज़ कर रही है, उसके सोशल मीडिया कैंपेनिंग देखे या वो देखे। पर गुजरात के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस अभी जीरो पे ही दिख रही है, ना कहीं पे कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है और उनको उकसाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने उकसाया क्योंकि शायद ऐसा भी है कि आपका पलड़ा भारी हो रहा है। सीएम ने दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि वे घूमते हैं और फुसफुसाते हैं कि केजरीवाल अच्छे हैं, ये उनके ही बड़े, और वे इस बार गुजरात में नहीं जीतेंगे। लेकिन अगली बार अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो जान ले कि वे कहाँ क्या है, बीजेपी उन्हें बताएगी कि अगली बार नहीं। लेकिन उन्हें हिंदू विरोधी कहने वाले बैनरों पर उन्होंने आरोप लगाया था कि भगवान का अपमान करने वालों को राक्षस कहा जाता है, जो लोग देवताओं का अपमान करते हैं उन्हें कंस की औलाद कहा जाता है। ये सब पूरा सियासी खेल, वर्ड्स, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। राक्षसों में क्या होगा, प्राचीन काल में वे किसी भी गांव में प्रवेश करते थे, गुंडागर्दी करते थे, छेड़ते थे, महिलाओं का बलात्कार करते थे। यानी आप समझो कि जितने भी कनेक्टेड है इससे लोग, उनको भी यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके ऊपर वॉर हो रही है। खुद को भगवान हनुमान का भक्त बताते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा था कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और वो घर में कृष्ण उनका उपनाम था। यानी आप देखिए कि जिस तरीके से धर्म की बात आती है, एक बार वो कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल बनना चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड होना चाहिए, तो अब ये धर्म ये कहाँ से आ गया है? यानी आप समझिए कि ये पूरा एक पैटर्न नरेंद्र मोदी का भी रहा है, वो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं, तो यही सेम चीज़ वो भी दोहरा रहे हैं। यानी अभी समझना मुश्किल है कि वो करना क्या चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, और भगवान कृष्ण ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे कंस के इन वंशजों का खत्म करने के लिए एक विशेष कार्य के साथ भेजा है। जनता भगवान है, मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है कि आप भगवान के काम को पूरा करेंगे, राक्षसों को खत्म करने के लिए मेरा समर्थन करेंगे। यानी ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक जो धर्म की बात आती है तब एक लोग, एक पूरा एक ऑरा उनसे जुड़ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी प्रैक्टिकल लोग हैं उससे ज़्यादा हमारे वहाँ पे यानी भक्त है या फिर जो धर्म से रिलेटेड है उनकी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखने जाए तो जो एजुकेशन और जो विज़न से साथ जुड़े होंगे उन लोग की संख्या, और जो धर्म, ज्ञाति, जात पात से जुड़े लोग हो, क्योंकि 27 साल में धर्म पे ही ये पूरा सियासी खेल चला जा रहा है। तो देखने जाए तो ये धर्म से रिलेटेड लोगों की एक ग्रुप है जो एक इकट्ठा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और आपके अंदर ये जन सैलाब जो उमटा है तो उससे लेकर शोभित बहुत लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी रैली आप देखिए, फिर देखो कुछ भी काम होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो होगा, आरोप प्रत्यारोप भी हो गए, विवाद भी होने ही वाला है था।
तो वो हो रहा है। पर जिस तरीके से राघव चड्ढा भी बीच में 3 बार आके गए गुजरात के अंदर, अभी 3 दिन के दौरे पे था, उन्होंने राजकोट इंद्रनील राजगुरु जो है उनके साथ भी वार्म वेलकम भी हुआ उनका। और उन्होंने भी यही चीज कही कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे बीजेपी डर गई है, या बीजेपी के लोग डर रहे हैं, बीजेपी सत्तारूढ़ी पार्टी है वो डर रहे। तो ये सब जो चीजें आ रही है सामने, तो यानी हम इतना सही तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी अभी बैकफुट है कुछ काम इन गुजरात, आप देखिए कि जिस तरीके से अभी गुजरात की कमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ले ली है। क्योंकि आप देखो कि लास्ट बहुत टाइम से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात दौरा कर रहे हैं, सभाएं योजी जा रही है, शिलान्यास हो रहे हैं। यानी एक बात देखने जाए तो ये बहुत लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। आप जिस तरीके से एकदम बेसिक लेवल पे वो लोग जा रहे हैं और उनसे ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हर बार बीजेपी का एक पैटर्न रहा है कि इलेक्शन आने से पहले बड़े शिलान्यास होंगे, ओपनिंग होगी, अभी देखो मेट्रो चालू हो गई। यानी ये सब देखे तो एक इलेक्शन के पहले की तैयारी है, उन लोगों के बीच में जाने की तैयारी है। और अभी भी जैसे ये इलेक्शन डेट आएगी उससे पहले तो बहुत सारे शिलान्यास होंगे, बहुत सारे वाद विवाद होंगे, आचार संहिता लगने वाली है थोड़े दिनों में, और उससे पहले भी बहुत सारे कैंपेनिंग हुए, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और आप जो कनेक्टिविटी हो रही है गुजरात की अब बात करें तो आपकी कनेक्टिविटी गुजरात में ट्राइबल एरियाज में है, सिटी एरिया में अभी तक उन्होंने सेंटर नहीं पकड़ा है। और उसके पीछे मैं देखना चाहता हूं कि उनके साथ जो आपकी जो गुजरात की टीम है, गोपाल इटालिया है, ईशुदान है, फिर ये इंद्रनील राजगुरु, तो उन्होंने जो पट्टा पकड़ा है तो उसके ऊपर देखने जाए तो उनका होल्ड सबसे ज़्यादा विलेजेस में, और विलेजेस में अभी सबसे ज़्यादा होल्ड आपका हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी मैं रैली और वो सब देखता हूँ, तो जनमेदनी देखता हूँ, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब शायद वो वलसाड़ या छोटा उदेपुर साइड का ही था, ट्राइबल एरियाज का था, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल कुछ स्पीच दे रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो लोग अपने कुर्सी पे यानी कुर्सी पे बैठते हैं, पर वो लोग खड़े हो गए, कुर्सी अपने माथे पर रख दी, भीग ना जाए, पर उन्होंने केजरीवाल को सुना। यानी वो कनेक्ट हो रहे हैं गुजरात के अंदर। आप बहुत साइलेंटली वर्क कर रही है और लोगों से जुड़ रहे, और गुजरात के अंदर आपके अंदर उनकी लोक चाहना बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, और साथ में गुजरात में मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी मिलेगा, 15 लाख नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के सहित बहुत सारे उन्होंने वादे भी किए हैं। और वो वादे कितने खरे उतरेंगे वो भी देखना चाहेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। क्योंकि देखने जाए तो ये सब बातें, जिस तरीके से उन्होंने विषय का मुद्दा उठाया, फिर वो पेंशन और उसका मुद्दा उठाया, तो ये जो अभी गुजरात के जो बोले जाते हैं कि अभी जो करंट टॉपिक्स थे, जिसके अंदर एलआरडी के मुद्दे थे, ये सब टॉपिक्स उन्होंने कैच किए। यानी रिसर्च उनका 101% कह सकते हैं कि जो अभी बड़ी बड़ी बातें थे, जो आंदोलन हो रहे थे गांधीनगर में सचिवालय के आसपास, तो वो सब मुद्दे उन्होंने कैप्चर किया और उनसे भी वो लोगों से भी जुड़े। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आएगी तो ये होगा, ये जितने भी महिला है उनको ये मिलेगा। तो ये सब देखना जाए तो गुजरात के अंदर आप सरकार तो नहीं बन सकती है शोभित, खास तौर पे वो भी कहना चाहूंगा, पर कुछ ना कुछ तरीके से कांग्रेस को मिटाने में भी आप प्रॉफिटेबल रहेगी। और 2-3 सीट्स अगर आप भी जाती है तो बीजेपी को इतना कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द जो सरकार है वो तो बीजेपी की ही रहने वाली है। पर गुजरात के अंदर आप फैक्टर काम कर रहा है और आप फैक्टर में लोग जुड़ रहे, वो उतना मैं कहना चाहता हूं। जय शर्मा जी, सभी खबरों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमसे, तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं
जिस तरीके से जय शर्मा जी ने मुखर होकर हर चीज पर पहलुओं पर बात रखी, वो निश्चित ही बिल्कुल बात सही पैमाने पर खरी उतरती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप का दायरा जो है वो गुजरात में बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है, अब आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि जनता उसे कितना सपोर्ट करती है। जितने की अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं कि अगर कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अगर आईबी की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि अगर आज गुजरात में चुनाव हो जाए तो निश्चित ही तौर पर आम पार्टी बनते हुए दिखेगी, ऐसा मानना है मुखिया अरविंद केजरीवाल का। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है गुजरात, और देश के भावी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, देश के मुखिया नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात में 2001 से कार्यकाल की शुरुआत की, उस दौरान से और अब के गुजरात में जमीन आसमान का बदलाव देखने को मिला गुजरात के अंदर। तो इसी खबर के साथ में बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, और आपको बताना चाहेंगे कि 84 मिसाइल से हमले के बाद यूएन में भड़का यूक्रेन और रूस पर लगाया आतंकवादी देश का आरोप। क्योंकि कल जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले की घटना हमारे नजरों के सामने थी और यूक्रेन में एक बार फिर से संघर्ष बढ़ता हुआ दिखा था, क्योंकि काफी कुछ दिनों पहले जो स्थितियां वो हो गई थी वो सिर्फ वाद और विवाद पर ही आधारित हो गई थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से कल एक के बाद एक रूस की तरफ से यूक्रेन पे हमले किए गए, इससे यूक्रेन जो है वो भड़क उठा है। हालांकि कुछ नागरिकों की भी इन हमलों में मौत हुई। थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे। मॉस्को की तरफ से ताजा मिसाइल हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई, आपात बैठक ही बुलाई गई थी, और रूस पर यूक्रेन ने आतंकवादी देश होने का भी आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन के हिस्से को तोड़कर उस पर कब्जे के बाद यूएन की यह बैठक बुलाई गई थी। लेकिन पूरी बैठक पर मॉस्को की तरफ से किए जा रहे लगातार हमले और बमबारी का मुद्दा छाया रहा। अपने शुरुआती संबोधन में यूएन में यूक्रेन के राजदूत ने कड़े शब्दों में रूस की आलोचना करते हुए कहा कि रूस ने फिर से यह साबित कर दिया है कि वह एक आतंकवादी देश है और उसे रोकने के लिए संभावित कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। पहली इमरजेंसी मीटिंग के दौरान यूक्रेन के राजदूत सर्गेई ने सदस्य देशों से कहा था कि उन्होंने रूस के आक्रमण की वजह से वे पहले ही अपने सदस्यों को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि करीब 84 मिसाइल और ड्रोन से जानबूझकर नागरिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को सोमवार को निशाना बनाकर कई शहरों पर हमले किए गए थे, और इस दौरान स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर भी हमले किए गए। मतलब कि ये आरोप लगाया गया कि रूस जो है वो स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहा है, जहां पर बच्चे पढ़ाई के लिए तामील लेने जाते हैं, और उनको भी निशाना बनाकर रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब भी बरकरार है, और शनिवार यानी कह सकते हैं 8 अक्टूबर भी यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाते हुए क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर दिया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद पहले जापोरिजिया पर मिसाइल अटैक किया गया, और फिर कल यानी कि सोमवार को कीव पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। यूक्रेन द्वारा जारी एक बयान के भी मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 17 शहरों पर एक साथ हमला कर दिया था। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों, एनर्जी हब और कम्युनिकेशन सेंटर्स एक के साथ एक कई उन पर हमले देखे गए, और निश्चित ही तौर पर जो है वहां पर भारी तबाही भी दर्ज की गई है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि यह युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसका कुछ नतीजा है वो सभी के सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है, और लगातार जो युद्ध की तारीखें वो आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, और यूक्रेन निश्चित ही तौर पर युद्ध की आग में जल रहा है। तो फिलहाल आज इन 3 खबरों के साथ हमने आपके सामने समक्ष जो है बात रखी। हम दर्शकों बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। कल फिर हम इसी समय हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।